एक सरकार की सोच को दर्शाता है। किस दिशा में इस देश को ले जाना चाहते हैं, किस दशा में इस देश को छोड़ना चाहते हैं। कहीं ना कहीं शायद वे भूल गए हैं कि वे अब विपक्ष में नहीं बैठे हैं लेकिन सत्ता में बैठे हैं। पूर्व के बारे में सदैव चर्चा करने के लिए जनता ने आपको यहां नहीं बिठाया था, आपको यहां बिठाया है भविष्य के बारे में चर्चा करने के लिए। और जिस तरीके से अगर एक गाड़ी में एक गाड़ी वाहक जो गाड़ी चला रहा है वो आगे देखने के बजाय सभापति महोदय वो अगर रियर व्यू मिरर में देखते जाए तो फिर खुदा ना करे लेकिन कोई दुर्घटना ना हो जाए। वार के पहले ही पलटवार कैसा किया जाए, भाई भाई के बीच में, धर्म धर्म के बीच में टिप्पणी का वातावरण हम देख रहे हैं। आज देश की जनता जवाब चाहती है। हम लोग ने नारे बहुत सुने, अच्छे दिन, एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका साथ सबका विकास। जनता की उम्मीद पर अब धीरे धीरे पानी फेरी जा रही है सरकार के द्वारा। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि प्रारंभ से ही न सिर्फ कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करते थे बल्कि राहुल गांधी के बचपन के दोस्त और फैमिली फ्रेंड थे, लेकिन कहते हैं बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। पैसा खुदा तो नहीं पर खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। ये भी बात सही है कि उगते हुए सूरज को ही दुनिया प्रणाम करती है। कारण रहा कि बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में शामिल हो गए। अब हम यहाँ देखेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया की एक बहुत ही बढ़िया स्पीच जिसमें वे भाजपा को ही आईना दिखाते हुए नजर आएंगे। सभापति महोदय, एक सरकार की सोच को दर्शाता है। किस दिशा में इस देश को ले जाना चाहते हैं, किस दशा में इस देश को छोड़ना चाहते हैं। सरकार की क्या दृष्टिकोण है, उनकी नीति और नीयत किस तरफ दर्शाती है। ये राष्ट्रपति के अभिभाषण में उसके प्रमाणित तथ्य हमें मिलते हैं। मैं पिछले 2.5 दिनों से अपने भाजपा के साथियों को सुन रहा था और मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं शायद वे भूल गए हैं कि वे अब विपक्ष में नहीं बैठे हैं लेकिन सत्ता में बैठे हैं। पूर्व के बारे में सदैव चर्चा करने के लिए जनता ने आपको यहां नहीं बिठाया था, आपको यहां बिठाया है भविष्य के बारे में चर्चा करने के लिए। और जिस तरीके से अगर एक गाड़ी में एक गाड़ी वाहक जो गाड़ी चला रहा है वो आगे देखने के बजाय सभापति महोदय वो अगर रियर व्यू मिरर में देखते जाए तो फिर खुदा ना करे लेकिन कोई दुर्घटना ना हो जाए। मैंने देखा है पिछले 2.5 दिनों में सरकार में बैठकर एक गनीमत होनी चाहिए, एक सोच विचारधारा होनी चाहिए, लेकिन ऑफेंस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, ये प्रवृत्ति हमें देखने को मिली। वार के पहले ही पलटवार कैसा किया जाए, इसकी भी दर्शना हमें आज पिछले 2.5 दिनों में मिली। और कोश्यारी जी ने ठीक कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में राष्ट्रपति जी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का संदर्भ दिया था और उन्होंने कहा था कि उन्होंने कहा, और मैं कोट करूंगा, कि भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसकी समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत है, अनकोट। 10 महीने में उस विरासत की क्या स्थिति। घर वापसी का एक वातावरण हम देख रहे हैं, भाई भाई के बीच में, धर्म धर्म के बीच में टिप्पणी का वातावरण हम देख रहे हैं। और जो पार्टी इस देश को कहती थी कि हम असूलों के आधार पर आगे बढ़ेंगे, हम अपने असूलों के साथ समझौता नहीं करेंगे, मैं एक ही प्रश्न सरकार से पूछना चाहता हूं कि अभी टीवी चैनलों पर चल रहा है कि सत्ता बनाने के लिए गठबंधन की बात चल रही है कश्मीर में, तो अनुच्छेद 370, आर्टिकल 370 पर आप लोगों का क्या रुख है, उसके साथ आप समझौता करने जा रहे हैं कि नहीं, इसका प्रश्न मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। आज देश की जनता जवाब चाहती है इस विषय पर। एक नई सरकार जरूर आई है 10 महीने पहले, लेकिन यह सरकार सभापति महोदय अब नई नहीं रही। हम लोग ने नारे बहुत सुने, अच्छे दिन, एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका साथ सबका विकास, लेकिन अब ये क्लीशेज बन चुकी हैं।
देश की जनता की उम्मीद पर अब धीरे धीरे पानी फेरी जा रही है सरकार के द्वारा। और जो इस सरकार का चरित्र हमने देखा है 10 महीनों में, एक यू टर्न का चरित्र। मैं 2-3 उदाहरण सभापति महोदय देना चाहूंगा। जब यूपीए सरकार आधार स्कीम को लेकर आई थी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम को लेकर आई थी, जब हम उस तरफ बैठ रहे थे और हम आपकी बात इधर से सुन रहे थे, बहुत आलोचना हुई, बहुत विरोध किया गया। और आज पिछले 10 महीनों में आपने आधार स्कीम और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम तो आपने अपने गले को लगा लिया और गांव-गांव तक आप ढंढोरा पी। और वही स्थिति इंश्योरेंस बिल के साथ। जब हम इंश्योरेंस बिल लेके आए थे, आपने पूर्ण जोर विरोध किया और आज उसी इंश्योरेंस बिल को आप आगे ले जाना चाहते हैं। जब आप विपक्ष में बैठे थे तब उस समय में कहा गया था कि काला धन हम वापस लेके आएंगे, इस देश के एक एक नागरिक के बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डाला जाएगा। और आज क्या स्थिति है सभापति महोदय? राष्ट्र पार्टी, सत्ताधारी पार्टी के अध्यक्ष स्वयं सभा में कहते हैं कि भाई अरे छोड़ दो, ये तो केवल चुनावी जुमला था। हमारी सोच और विचारधारा, नीति और नियत में इतना अंतर नहीं होना चाहिए। पिछले 9 महीने में हमने देखे हैं, इस संसद में बैठे हुए 10 महीने में 8 अध्यादेश पारित हुए और इस पर विस्तृत तरीके से इस तरफ से मुद्दे उठे, उस तरफ से मुद्दे उठे पिछले 2.5 दिनों में। और इनमें से 8 अध्यादेशों में से 7 शीतकालीन सत्र के 15 दिन के बाद एक के बाद एक ठकाठक इशू हो चुके। और हमारे संविधान में और हमारे नियम में, संसद के नियम में क्या लिखा गया? अगर कोई आपातकालीन स्थिति हो, विषम परिस्थिति हो तो जरूर अध्यादेश लाना चाहिए, लेकिन दैट मस्ट बी द एक्सेप्शन, नॉट द रूल। राष्ट्रपति जी ने भी गणतंत्र दिवस पर जब अपना उद्बोधन उन्होंने देश को दिया था, उन्होंने कहा अध्यादेशों के बारे में कि बिना चर्चा के किसी कानून को पारित करना लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं। अगर कोई अनावश्यक रूप से पारित किया जाए, पेश किया जाए, तो मैं समझता हूं सभापति महोदय, ये तो संसद के अधिकारों का हनन होगा। ये इन अध्यादेशों के बारे में हम थोड़ा चर्चा करें। ई रिक्शा का अध्यादेश आप लेके आए। 900 अनअधिकृत कॉलोनियों दिल्ली की, उनको अधिकृत करने के लिए आप अध्यादेश लेके आए। इसका मूल मंत्र क्या था कि दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जनता और दिल्ली के नागरिकों ने आपके माया जाल को ध्वस्त कर दिया। 32 सीटों से आप 3 सीट पे पहुंच चुके। आप कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे। आप कांग्रेस, ठीक है, हम मानते हैं, पर आप कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे। ये तो बीजेपी मुक्त दिल्ली बन चुकी है इस चुनाव। इसके बाद सभापति महोदय, हमने भी बहुत सुना, अब सुनने की क्षमता रखिए। इसके बाद सभापति महोदय 2 और अध्यादेश आए। कौन से? एक TRAI चेयरमैन के बारे में और एक पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन PIO के बारे में। और इनका क्या मूल मंत्र था? मैं तो इतना ही कहूंगा कि शायद प्रधानमंत्री जी की मन की बात का मुद्दा था। जब यूपीए सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना पर अधिनियम लेके आए थे, तब इसका कड़ा विरोध हुआ था। राजनाथ सिंह जी ने विरोध किया, सुषमा स्वराज जी ने विरोध किया, मेरे भाई शाहनवाज हुसैन जी ने बहुत विरोध किया कि ये एक्सेप्शन होना चाहिए, रूल नहीं होना चाहिए। संसद में चर्चा करने के बिना आप अध्यादेश कैसे आप ला सकते हो? और आज जब यही लोग सरकार के कर्ता धर्ता बन चुके हैं, तब अध्यादेशों का एक्सेप्शन नहीं, मैं तो क्या कहूं, शताब्दी एक्सप्रेस नहीं, लेकिन बुलेट ट्रेन तो नहीं मिली जनता को, लेकिन अध्यादेशों की बुलेट ट्रेन मिल गई संसद के सामने। भूमि अधिग्रहण विधेयक हमने पारित किया था, आपने उसके लिए अध्यादेश आप लेके आए हैं। कोई चर्चा नहीं हुई। प्रधानमंत्री जी स्वयं ने कहा था, मैं मुख्यमंत्री रहा हूं,
मैं समझता हूं कि जब राष्ट्रव्यापक मुद्दा होना चाहिए, मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा होना चाहिए, कोई भी अधिनियम लाने के पहले क्या इस विषय पर मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा हुई? 5 प्रोजेक्ट्स, हर प्रोजेक्ट को स्वीकृति इसके अंदर क्या किया गया? सोशल इंपैक्ट असेसमेंट को आपने रद्दी की टोकरी में डाल दी कि कितने लोग उस योजना से प्रभावित होंगे। केवल वो नहीं जो जमीन के मालिक होते हैं, लेकिन वो भी जो जमीन के मालिक ना हो, लेकिन उनकी दिनचर्या और उनकी कमाई उस जमीन के आधार पर हो सकती है। वो सोशल इंपैक्ट असेसमेंट स्टडी बताता है। बहुफसलीय जमीन पर हमने पाबंदी लगाई थी कि उसका अधिग्रहण नहीं होना चाहिए, उसे भी आपने उखाड़ के फेंक दिया। हमने नियम बनाया था कि 80% लोगों की अनुमति ली जानी चाहिए अधिग्रहण होने के पहले प्राइवेट सेक्टर के प्रोजेक्ट के लिए और 70% पब्लिक सेक्टर के प्रोजेक्ट के लिए। उसे आपने उखाड़ के फेंक दिया। और जिस किसान की भूमि 5 साल के लिए अधिग्रहण की गई हो और उसका इस्तेमाल न किया गया हो, तो वो जमीन वापस किसान को दिया जाना चाहिए। यह कांग्रेस की नीति थी, उसे भी आपने उस अध्यादेश में उखाड़ के फेंक दिया। तो आज उस अधिनियम क्या भाग बाकी रहा सभापति महोदय? उदाहरण है कि शरीर में से रक्त निकाल दिया, मांस निकाल दिया, हड्डी निकाल दी, सब कुछ निकाल दी, केवल मृत शरीर रह गया है उस अध्यादेश के आधार पर आज संसद के सामने। तो आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो कदम इस सरकार ने उठाया है, उसके आधार पर गरीब और किसान के पेट में लात और उद्योगपति की मान ली बात, ये स्थिति आज इस सरकार ने बना के यहां छोड़ी। लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा था, जय जवान और जय किसान।